हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के इस एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज बायोलॉजी की हमारे इस बैच में क्लास नंबर 3 है। 3 ही है ना? हाँ, हमने चैप्टर शुरू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र में हमें 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला ह्यूमन ब्लड यानी कि हमारा खून क्या होता है, किस प्रकार बना हुआ होता है, खून का क्या काम है। उसके बाद हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय किस तरीके से काम करता है। तीसरा हमें यहाँ पे पढ़ना होता है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। और 4 नंबर पे हमें यहाँ पर पढ़ना होता है लिम्फ के बारे में। फिर हमने कल की क्लास में शुरू कर दिया था ह्यूमन ब्लड पढ़ना। कल हमने क्या क्या पढ़ा? ब्लड क्या होता है, किस प्रकार का टिश्यू है, कहां बनता है, ब्लड जो होता है उसका पीएच का मान कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। हमारे बॉडी में 2 प्रकार का खून होता है। एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा है, उसे हम प्योर ब्लड के या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। दूसरा जो ब्लड होता है उसको हम इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, CO2 अदर गैसेस ज्यादा है। ये पढ़ लिया था? हाँ जी मैम। अब आज हमें एक पॉइंट ब्लड से ये वाला पॉइंट पढ़ना है कि ब्लड का ओरिजिन कौन सी लेयर से होता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स यानी खून के घटक। क्या क्या कंपोनेंट्स है जिनसे हमारा ब्लड बनता है, हमारा खून बनता है। चलिए बच्चों, चलो स्टार्ट करें। अब ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है मेरी साइड से? एकदम क्लास प्रॉपर चल रही है, नोट्स आपको मिल गए हैं? अच्छा, कुछ बच्चों के मोबाइल फोन में डाउनलोड ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं है, मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है कि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जिनके मोबाइल फोन में वीडियोस डाउनलोड नहीं हो पा रही हैं, तो वो आज इस पे काम कर रहे हैं। कल तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। 110% कल तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10% बच्चों को वीडियो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, 90% बच्चों के फोन में वीडियो डाउनलोड हो रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है जी मैम, आ जाओ। ऑडियो वीडियो सब कुछ मेरी साइड से क्लियर है। बच्चे भी लाइव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे लाइव दिख रहे हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो ब्लड है, खून है, उसकी उत्पत्ति कौन सी जर्म लेयर से हुई है, वो कौन सी परत है जिससे खून बना है। अब कैसे? जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है, जब एक बच्चा बन रहा होता है तो उसमें सबसे पहले सेल्स यानी कोशिकाएं बनती हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स यानी उत्तकों से अंगों का निर्माण होता है। अब उस बच्चे के ऑर्गन्स बनते कैसे हैं वो समझने की कोशिश करना। जब कोई बच्चा बनता है तो डायरेक्टली बच्चा नहीं बन जाता है, उसमें 3 परत बनती है ऐसे। और ये जो 3 परत होती है ना बच्चों, इनको हम नाम देते हैं क्या? जर्म लेयर। इनको हम क्या नाम देते हैं? जर्म लेयर्स नाम देते हैं। हिंदी में सेम नाम होता है, इसको हम जर्म परतों के नाम से जानते हैं। तो जब कभी बच्चा बनता है तो 3 लेयर बनते हैं, 3 परत बनती हैं। अब ये कौन कौन सी परत बनती हैं ध्यान से समझना। फिर इन्हीं परतों से आगे ऑर्गन्स, उस बच्चे के अंगों का निर्माण होता है। कौन कौन सी परत बनती है? सबसे बाहर वाली होती है उसको एक्टोडर्म लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म कौन सी है? सबसे आउटर है, सबसे बाहरी परत है। ठीक है जी मैम। फिर बीच में जो बनती है उसका नाम होता है मीजोडर्म परत, मीजोडर्म लेयर। ये सेंटर वाली होती है, ये बीच वाली लेयर होती है, ये सेंटर में होती है। ठीक है। और जो सबसे अंदर परत होती है उसको बोलते हैं हम एंडोडर्म लेयर। ये सबसे इनर वाली परत होती है, आंतरिक परत सबसे अंदर वाली होती है। आप फोटो भी देख सकते हैं। देखो इस फोटो में ये वाली जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको एक्टोडर्म बोलते हैं। फिर ये जो बीच वाली है उसको मीजोडर्म कहते हैं, और जो अंदर वाली है ये वाली, इसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें कितनी जर्म लेयर बनती हैं, जब उस मनुष्य का निर्माण होता है, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, तो क्या करके आओगे? 3 परत, 3 जर्म लेयर बनती है। बाहर वाली का नाम क्या है? एक्टोडर्म। बीच वाली का नाम क्या है? मीजोडर्म। अंदर वाली का नाम क्या है? एंडोडर्म। अब बच्चों कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इस परत से बनेंगे, इस परत से जो बनेंगे उनको एक्टोडर्मल ऑर्गन कहते हैं।
जो ऑर्गन्स, जिन अंगों का उत्पत्ति इस परत से होगा उसको एंडोडर्मल ऑर्गन कहोगे, एंडोडर्मल अंग बोल दोगे। और जो बीच वाली परत से बनेंगे ऑर्गन्स उनको हम मीजोडर्म लेयर यानी मीजोडर्मल ऑर्गन कह देंगे। तब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड है, जो हमारा खून है, वो कौन सी जर्म लेयर से बनता है, उसका ओरिजिन कहां से होता है, खून की उत्पत्ति कौन सी लेयर से होती है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर है ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। जो खून है उस खून का ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप क्या करके आओगे बेटा, आप या तो ओरिजिन लिख लो या आप लिख दो ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। क्या करके आओगे, ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन, यानी कि मैम जो खून है हमारे बॉडी में उस खून की उत्पत्ति कौन सी लेयर, कौन सी परत से हुई है, तो मीजोडर्म से। तो हम इसको बोल देंगे यह एक मीजोडर्मल अंग है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया। अब मैं आपको कुछ ऑर्गन्स के नाम याद करवाऊंगी, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको सारे याद रखने हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी वो सारे ऑर्गन्स आपको याद होने चाहिए। इस स्लाइड पे आओ, ठीक है। हिंदी नहीं लिखी है, उसकी हिंदी में साथ साथ आपको लिखवाती जाऊंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा 3 परत बनती है, सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल वाली कौन सी है, एक्टोडर्म, हिंदी में सेम नाम है। बीच वाली को मीजोडर्म और अंदर वाली को एंडोडर्म बोला। जी मैम। अब देखो एक्टोडर्म से क्या बनता है, आपकी स्किन की सेल्स यानी कि जो त्वचा है आपकी, ये जो स्किन है ना, ये कौन सी परत से बनी है, आप क्या करोगे, ये एक्टोडर्म से बनी है। तो बताओ स्किन कौन सा ऑर्गन है, स्किन एक एक्टोडर्मल ऑर्गन है ना। ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ये भी कौन सी परत से बने हैं, एक्टोडर्म। हमारे बॉडी में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं जिनको हम पिगमेंट कोशिका कहते हैं, कल की क्लास याद है, मैंने कहा था हमारे बॉडी में जब भी कहीं पर किसी भी चीज को कलर देना होता है, रंग देना होता है, तो पिगमेंट्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में ये जो पिगमेंट वाली सेल्स हैं ये भी एक्टोडर्म लेयर से बनते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बना, स्किन कैसा ऑर्गन है, त्वचा किस प्रकार का ऑर्गन है, एक्टोडर्मल। ब्रेन की सेल्स की उत्पत्ति कौन सी परत से हुई है, या पिगमेंट सेल्स जो कलर देने का काम करती हैं सेल्स, वो कौन सी लेयर से बनी है, एक्टोडर्म से। ये सारे याद करने हैं आपको, ठीक है। बीच वाली परत से क्या क्या बनता है, आपकी मसल्स बनती हैं, मांसपेशी। जो मांसपेशियां होती हैं जिनको आप मसल्स कहते हैं, ये मांसपेशियां कौन सी लेयर से बनती हैं, मेसोडर्म लेयर से। यहीं से देखो ये खून है, तो खून किससे बना, मेसोडर्म से। और यहीं से आपकी देखो कार्डियक मसल्स, कार्डियक शब्द का मतलब होता है हमेशा हार्ट, हृदय, तो आपका हार्ट का उत्पत्ति कौन सी लेयर से हुआ है, मेसोडर्म लेयर से, ठीक है। अंदर वाली से क्या बनता है, पैनक्रियाटिक सेल्स, अग्नाशय की कोशिकाएं, यानी कि अग्नाशय की उत्पत्ति, पैनक्रियाज की उत्पत्ति कहां से हुई है, एंडोडर्म लेयर से हुई है। आपके जो फेफड़े की सेल्स होती हैं, लंग्स, फेफड़ों की सेल्स इसी से बनती हैं। एक गले में ग्रंथि होती है जिसको आप आउटो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि कहते हो, वो भी इससे बनी है। तो ये आपको 6-7 एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पैनक्रियाज किस प्रकार का ऑर्गन है, या पैनक्रियाज का ओरिजिन, उत्पत्ति कौन सी लेयर से हुई है, एंडोडर्म से हुई है। फेफड़ों की कहां से हुई है, एंडोडर्म से। थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति कहां से हुई है, आप बोलोगे एंडोडर्म से। ब्लड और हार्ट और मांसपेशियां, मसल्स की उत्पत्ति किससे हुई है, मेसोडर्म से। आपसे पूछे आपकी स्किन की उत्पत्ति कहां से हुई है, एक्टोडर्म लेयर से। न्यूरॉन सेल्स और पिगमेंट सेल्स जो आपके शरीर को कलर देने का काम करते हैं, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, एक्टोडर्म से। याद कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। फिलहाल इतना याद रख लो कि हमारा जो हार्ट और हमारा जो खून, जो ब्लड होता है, उसकी उत्पत्ति मिडल लेयर यानी बीच वाली लेयर जिसको हम मेसोडर्म लेयर कहते हैं, उससे होती है। इसीलिए आपको मैम ने यहां पे नोट करवाया कि ह्यूमन ब्लड क्या है, एक मेसोडर्मल ऑर्गन है। और हमारे में कितनी जर्म लेयर बनती हैं, 3 लेयर बनती हैं। तीनों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, किस किस से कौन सा बनता है, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। कर लोगे, जी मैम। तो यहां तक की क्लास में आपको पता लग गया
कि प्यारे बच्चों ब्लड क्या होता है, कितना होता है, उसका कलर कैसा है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन क्या होता है, खून में कहां होता है, खून का लाल रंग किसकी वजह से है, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, ब्लड की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। जी मैम। अब हम देखेंगे कि हमारा जो खून है उस खून के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ह्यूमन ब्लड किस किस घटकों से मिलकर बना हुआ है। अरे आपको तो बाहर से खून दिखता है, लेकिन उस खून के अंदर क्या क्या है वो आपको पढ़ना है। तो लिखिए, मानव रक्त, हमारे खून में क्या क्या पाया जाता है। तो ह्यूमन ब्लड के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हमारे ब्लड का, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अरे आप जानते हैं हमारा खून जो है वो लिक्विड स्टेट में है, तरल पदार्थ। तो वो लिक्विड स्टेट में क्यों है, तो कुछ ना कुछ लिक्विड पार्ट वाला चीज होगा। और जो दूसरी तरफ होती हैं हमारे खून में, उनको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स। हिंदी में लिखेंगे रक्त कोशिकाएं। हमारे खून में कुछ होती हैं सेल्स और एक हिस्सा होता है खून का जिसको आप लिक्विड पार्ट बोलते हो, तरल पदार्थ बोलते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? जी मैम। अब सुनिए जरा गौर से, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे खून का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको नाम देते हैं हम किसका, प्लाज्मा का। अरे मैम ये प्लाज्मा शब्द हमने बहुत बार सुना है। हाँ, मैं बताऊं आपने कब सुना, जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था तो लोग बोल रहे थे नीड ए प्लाज्मा डोनर। याद है, लोग उस समय प्लाज्मा चढ़ा चढ़ा के, प्लाज्मा दे दे के दूसरे इंसान की जान बचा रहे थे। और भारत देश का पहला प्लाज्मा बैंक हमारी राजधानी दिल्ली में बनाया गया था। अब ऐसा क्यों मैम कोरोना के समय पेशेंट को प्लाज्मा चढ़ाने की जरूरत पड़ रही थी, ये बात आपको अगले 10 मिनट में समझ में आ जाएगी, पूरी समझ में आ जाएगी। तो हमारे खून का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा नाम देते हैं। और याद रखिएगा खून में प्लाज्मा होता है 55% में। ये परसेंटेज कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका मतलब मैम हमारे खून में 55% में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। वो कौन सी स्टेट में है, वो कौन सी अवस्था में है, वो लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में है। जी हां। दूसरी तरफ हमारे ब्लड में 45% में क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। और ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। हमारे खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 पे आती हैं, उनको आरबीसी, और इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका आप लिख सकते हो। जो दूसरी होती हैं उनको बोलते हैं WBC और फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका, कैसे लिख लो आप, सफेद कलर की होती हैं, सफेद रक्त कोशिका कहलाएंगी। ठीक है जी मैम। तीसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स। 3 नंबर पे आती हैं, उनको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, हिंदी में रक्त बिंबाणु कोशिका कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी इंसान को डेंगू होता है तो उसके बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्यों होती है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो हमारे खून में 4 कंपोनेंट हैं। 1 नंबर पे प्लाज्मा, 2 नंबर पे आरबीसी, 3 नंबर पे WBC और 4 नंबर पे ब्लड प्लेटलेट्स। ये चारों मिलकर आपका खून बनाते हैं। वो बात अलग है, प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में होता है और ये सेल्स की फॉर्म में होती हैं। अब सुनो ध्यान से, ये तीनों सेल्स मिलकर हमारे खून का 45% हिस्सा बनाती हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं, इन तीनों में 99% में क्या है बेटा, आरबीसी। और आरबीसी का कलर क्या है, रेड। इसका मतलब आपका खून भी कैसा दिखता है, लाल दिखता है। ये दोनों मिलकर सिर्फ 1% बनाती हैं। अब इसी चीज को मैं आपको फोटो से दिखाती हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसी एक चीज दी हुई है।
सुनिए जरा ध्यान से, क्या है कि देखो इस फोटो को समझने की कोशिश करो। ये हमारा खून, इस खून का ये जो पीला सा हिस्सा दिख रहा है इसे ही प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये खून में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स। आप देखिए इन दोनों को 1% दिखा रखा है और ये जो होती हैं ये 99%। सेल्स का जब परसेंटेज निकालोगे तो ये 99% में होती हैं। क्योंकि हमारे खून में तीनों सेल्स में से आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमारा खून रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? हाँ जी मैम। इसका मतलब मैम हमें ये चारों कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आरबीसी पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। जब ये चारों पढ़ लोगे तो समझना हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ह्यूमन ब्लड चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, अब इतने सारे हर लाइन में क्वेश्चन बनेंगे, तो आइए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा। क्या होता है बच्चों प्लाज्मा? हाँ, सुना तो बहुत बार है मैम। प्लाज्मा होता क्या है मैम, ये आज हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपके खून में से सारा प्लाज्मा निकाल लूं तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? मेरे को इस बात का आंसर करो। नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? अभी सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखो, प्लाज्मा हमारे खून का लिक्विड पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट है बेटा? ये हमारे खून का तरल हिस्सा है या तरल भाग है। बताओ कितने परसेंट में प्लाज्मा पाया जाता है? 55% में प्लाज्मा पाया जाता है। अगला पॉइंट आपके दिमाग में, पहला जो अभी मैंने फोटो दिखाया था कि प्लाज्मा का कलर कैसा है। प्लाज्मा का कलर होता है बेटा पेल येलो कलर या लाइट येलो कलर। हल्का पीला रंग का हमारे खून में प्लाज्मा होता है। लाइट येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। अब आप कहोगे मैम हमारा खून तो लाल होता है, प्लाज्मा हमें दिखता क्यों नहीं है? बेटा हल्का पीला रंग है और पीला, हल्का सा पीला और आरबीसी ज्यादा है तो खून दिखता लाल कलर का है। लेकिन अगर आपने खून में से प्लाज्मा अलग करा तो प्लाज्मा कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा बेटा, ये देखो ऐसा दिखेगा, लाइट येलो कलर का, हल्के पीले रंग का दिखेगा। अब आपको कल की क्लास याद है, मैंने कितने अच्छे से आपको पढ़ाया था कि जब भी हमारे बॉडी में किसी पिगमेंट कलर की बात होगी, रंग की बात होगी, लाल पीला काला नीला कोई भी कलर हो, और कलर्स कौन देता है बताओ मुझे? कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं मैम पिगमेंट्स। पिगमेंट जो होते हैं वो हमेशा कलर देते हैं। एक पिगमेंट होगा वो लाल रंग देगा, एक पीला देगा, एक नीला देगा, एक भूरा देगा, ऐसे देगा। तो एग्जामिनर पूछता है प्लाज्मा का पीला रंग कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? तो आपको करना है, प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। नाम याद करना पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है। जो पिगमेंट कौन बनाता है? आपका एक प्यारा सा ऑर्गन है जिसको आप दारू पी पी के, शराब पी पी के खत्म कर लेते हैं, उसको लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। और यही लीवर आपके प्लाज्मा को पीला रंग देने का काम करता है। तो प्लाज्मा का पीला रंग कौन से पिगमेंट की वजह से? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन किसने बनाया? लीवर ने। अब जब तक ये बिलीरुबिन सही मात्रा में बन रहा है, सही मात्रा का मतलब है जितना आपके शरीर को जरूरत है उतनी मात्रा में बन रहा है, तब तक आपके प्लाज्मा का पीला रंग रहेगा। अब अगर आपका लीवर खराब हो जाए और लीवर को पता ही नहीं लगे कितना बिलीरुबिन बनाना है, मान लो आपके लीवर ने एक्सेस बना दिया बिलीरुबिन, और जैसे ही आपके बिलीरुबिन एक्सेस बना तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको आप प्यार से जॉइंडिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। अरे सुना है पीलिया में लीवर खराब हो जाता है। हाँ, तो बेटा लीवर जो है खराब हो जाता है, लीवर को पता ही नहीं लगता कि कितना बिलीरुबिन बनाना है। तो इस समय जब इंसान को पीलिया होता है तो उसके नाखून पीले पड़ जाते हैं, उसकी आंख ये सफेद है ना, ये पीली दिखती है, उसकी स्किन में पीलापन आ जाता है। क्यों?
क्योंकि उसका लीवर खराब हो गया है और उसके लीवर ने बिलीरुबिन एक्सेस मात्रा में बना दिया है, ज्यादा बना दिया है। और यही ज्यादा मात्रा का बिलीरुबिन जाता है नाखून में, जम जाता है तो नाखून पीले दिखते हैं। आंखों के व्हाइट पार्ट में जम जाएगा तो आंख पीली दिखेंगी, स्किन पीली पड़ जाती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है, किस पिगमेंट के ज्यादा बनने पर पीलिया नामक रोग हो जाता है? तो कौन से पिगमेंट के ज्यादा बनने पर जॉइंडिस यानी पीलिया हो जाता है? बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान को पीलिया होता है तो उसकी स्किन, उसके नाखून, उसकी आंख पीली हो जाती है, इसी की वजह से हो जाती है। ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम। प्लाज्मा कितने परसेंट में है? लिक्विड पार्ट में है। कलर कैसा है? किस पिगमेंट की वजह से है? पॉइंट क्लियर हो गया जी मैम। अब बात करते हैं प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। मैम इस प्लाज्मा में क्या क्या हो सकता है? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इसका मतलब हो गया प्लाज्मा के घटक। अरे प्लाज्मा के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो लिखिए प्लाज्मा का घटक या प्लाज्मा के हिस्से, कैसे भी लिख दो आप। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? बेटा प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाता है वाटर, पानी। कितना परसेंट? 90 से 92% प्लाज्मा में पानी पानी होता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं पानी ज्यादा पियोगे तो खून साफ सुथरा रहेगा, और जब तक खून साफ सुथरा है तब तक आप बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हो, आपकी स्किन ग्लो करेगी, है ना। आपके खून में अगर पानी की कमी हो जाए और पानी ज्यादा हो जाए तो आपकी स्किन खराब हो जाती है, खून में बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है? 90 से 92% आपकी प्लाज्मा में पानी ही पानी है। उसके बाद प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब कौन कौन से प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं? सबसे पहले कितने परसेंट में? तो बेटा ये 7 से 8% में पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रोटीन प्लाज्मा में, उसका नाम है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नंबर 2 पे जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नंबर 3 पे जो आपकी प्लाज्मा में प्रोटीन होता है उसको आप कहते हैं थ्रोम्बीन। कौन सा? थ्रोम्बीन। हिंदी में सेम नाम है, मैं लिख भी दे रही हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। थ्रोम्बीन। एंड 4 नंबर पे आता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रिनोजन। हिंदी में जब लिखा हुआ आता है तो फिब्रिनोजन नाम से आता है, फिब्रिनोजन नाम से। ये 4 मुख्य तौर पे आपके प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने परसेंट में? 7 से 8% में। जी मैम, कर लोगे। उसके बाद बचे हुए हिस्से में 1-1.5-2% में जो बचा हुआ हिस्सा है, तो बेटा उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज लिखेंगे, प्लस आयंस, हिंदी में आयंस लिखेंगे, प्लस मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं हम खनिज तत्व, जैसे क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब। और प्लस आपकी प्लाज्मा में नाइट्रोजीनियस वेस्ट पाया जाता है। बच्चों मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बताया था वेस्ट का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ। अरे वो चीज जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम वेस्ट कहते हैं। हिंदी में लिखेंगे इसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ये सब 1% से लेकर 1.5 या 2% के बीच में हो सकते हैं। ये सारी चीजें मिलाकर हमारी प्लाज्मा में 1 से 2% में पाए जा सकते हैं। तो ये है आपकी प्लाज्मा का कंपोजिशन। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, बताओ मुझे। मैम प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। उसके बाद क्या है? प्रोटीन्स। उसके बाद क्या है? ग्लूकोज हो गया, आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ मिनरल्स हो गए, है ना। आयंस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, ये 1 से 2% में है। इसी चीज को मैं आपको दिखाती हूं कि ऐसा एक आपको, ये देखो सेम,
यही चीज आपका ऐसा का ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देख लो कि वाटर 90 से 92% परसेंटेज में वेरी कर जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब यहां पे आयन से है, ठीक है। ये अदर कंपोनेंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया वगैरह, ठीक है, ये आपके प्लाज्मा में इस तरीके से पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई कि हमारे प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है पूरा? हाँ जी मैम, बता दोगे जी। अब बात यह आती है कि आखिर हमारे खून में जो प्लाज्मा है वो करता क्या है, फंक्शन क्या है प्लाज्मा के। प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के क्या काम है? इस प्रोटीन का अलग काम है, इसका अलग काम है, ये दोनों लगभग एक जैसा काम करते हैं। तो प्लाज्मा के फंक्शन जो मैं अगले 4 से 5 काम प्लाज्मा के लिखवाने वाली हूं ना, ये हर एग्जाम में आते हैं। इस साल भी ग्रुप डी 2025 में प्लाज्मा का फंक्शन पूछा गया था। जेई के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, यूपी पुलिस तक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखेंगे? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, क्या काम करता है आपके खून में जो प्लाज्मा है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों कोरोना के समय लोग प्लाज्मा चढ़ा रहे थे एक दूसरे का, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो लिखिए फंक्शन, क्या काम करता है आपके खून में, प्लाज्मा के कार्य क्या है, क्या क्या काम कर सकता है ये प्लाज्मा। बेटा इसको स्टार कर लेना। स्टार का मतलब मैंने बताया था ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो हर एग्जाम में आता है, सिर्फ रेलवे में नहीं, हर एग्जाम में आता है। आइए एक एक करके प्लाज्मा का काम पढ़ना शुरू करते हैं। प्लाज्मा में एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम मैंने लिखवाया है कौन सा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। पता है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करवाता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में आयंस और मिनरल्स की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है, और यही आयनों और खनिज तत्वों की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने की प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अरे आप जानते हैं अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। अगर ज्यादा आयंस हो जाते हैं तो बीपी वीपी बढ़ जाता है ना। तो ऑस्मो रेगुलेशन करवाने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का पहला फंक्शन लिखना है आपको क्या? इट इज हेल्पफुल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं क्योंकि नोट्स में फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपने नोट्स बनाओ तो फुल फॉर्म में लिखना। प्लाज्मा का पहला काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन को ब्रैकेट में लिख लेना, बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल्स। हिंदी में लिखो, इसका कार्य खनिज तत्व और आयनों की सांद्रता पर संतुलन बनाए रखना है। और इसी शब्द को, ये जो प्रोसेस है, इसको एक शॉर्ट टर्म में हम ऑस्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। खनिज तत्वों और आयनों की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना। ऑस्मो रेगुलेशन का काम किसका होता है? प्लाज्मा का। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा में ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन सी प्रोटीन करती है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसके पास है? प्लाज्मा के पास। तो या तो मैं ये कह दूं एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑस्मो रेगुलेशन करता है, या मैं ये कह दूं प्लाज्मा ऑस्मो रेगुलेशन करता है, तो बात तो बराबर ही है ना। अरे समझ में आया ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ना कोई आयन कम बॉडी में ना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जब आयंस कम ज्यादा होते हैं तो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बिगड़ जाता है। इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी, आपके किडनी खराब हो सकते हैं, गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपका बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। बीपी जैसी खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है जितनी आयंस और मिनरल्स की जरूरत है उतना हमारे बॉडी में बैलेंसिंग मात्रा में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहला काम आपका प्लाज्मा ने कर दिया। जी मैम,
दूसरा काम लिखो, इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। यह एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी बनाने में सहायक होता है। प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाने में काम आता है। बस अब सुनो ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एंटीबॉडीज एक तरीके का हथियार होता है बेटा। जब हमारे घर में कोई दुश्मन घुस जाए या कोई चोर वोर घुस जाए तो आप क्या करते हो? आप चप्पल उठा के उसको मारते हो, झाड़ू उठा के मारते हो, आपके पास कोई और हथियार है तो आप उसको फेंक के मारते हो, है ना, ताकि वो दुश्मन भाग जाए। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर कुछ हथियार होते हैं, उन्हीं हथियारों को आप एंटीबॉडीज कहते हो। अब ये एंटीबॉडीज कब काम करती हैं? जब हमारे बॉडी में बाहर से कोई दुश्मन आ जाए, हमारे बॉडी पे दुश्मन अटैक कर दे। अब वो दुश्मन कौन है? वो कोई इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है। अगर आपके बॉडी में वायरस, मान लो मेरे शरीर के अंदर बाहर से कोई वायरस घुस गया, तो वायरस अच्छे तो होते ही नहीं है, वायरस बीमारी करने ही आता है। तो मेरे बॉडी में वायरस आ गया। वायरस क्या है? दुश्मन है, हथियार है। तो अब जैसे ही वायरस मेरे बॉडी में घुसेगा, तो अगर मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपको बीमारियों से बचाने का काम करता है, तो मेरे बॉडी के इम्यून सिस्टम के पास अगर एंटीबॉडीज हैं तो ये एंटीबॉडीज उस वायरस को जाकर खत्म कर देंगी और वो वायरस मुझे बीमारी नहीं कर पाएगा, तो मैं बच जाऊंगी। मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी इम्यूनिटी, जिसको आप रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। समझ रहे हैं? आई बात समझ में? तो एंटीबॉडीज ऐसे हथियार होते हैं जो बाहर से आए हुए वायरस, बैक्टीरिया, कोई जर्म्स जिनको आप कीटाणु कहते हो, उनको मार गिराते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। इन हथियारों को आप एंटीबॉडीज कहते हो प्यार से। और मैंने कहा कोरोना के समय लोग प्लाज्मा डोनर क्यों ढूंढ रहे थे। अब इस बात का आपको आंसर देती हूं मैं। मान लो मुझे कोरोना हो गया, तो कोरोना वायरस मेरे बॉडी में आया। अगर मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो मेरा इम्यून सिस्टम उस कोरोना वायरस को पहचान जाएगा, पहचान के उस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज बनेंगी और ये एंटीबॉडीज उस कोरोना वाले वायरस को खत्म कर देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी एकदम। मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मेरे ब्लड में कोरोना वायरस को मारने वाली एंटीबॉडीज आ गई, मेरी प्लाज्मा में आ गई। प्लाज्मा कहाँ है? खून में है। अब मान लो मेरे घर में कोई एक बुजुर्ग इंसान है, उसको कोरोना हुआ कोरोना, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो एंटीबॉडीज बना पाए, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बने, बहुत ज्यादा कोरोना हो गया उसको। तो अब डॉक्टर कहेंगे भैया हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके खून के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज है। तो अगर इस बुजुर्ग इंसान की जान बचानी है तो मैं अपना प्लाज्मा उस बुजुर्ग इंसान को दे दूंगी। और मेरे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज गई हैं, कौन सी एंटीबॉडीज? कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई करने वाली एंटीबॉडीज। तो उस इंसान के कोरोना वायरस के ऊपर वो प्लाज्मा वाली एंटीबॉडीज अटैक करेंगे और वो इंसान बच जाएगा। इसीलिए कोरोना के समय लोग प्लाज्मा चढ़ा चढ़ा के दूसरे लोगों की जान बचा रहे थे। अब आप सोच रहे हो कि मैम हमने तो सुना है खून चढ़ता है, प्लाज्मा नहीं चढ़ता है। नहीं बेटा, निकलेगा खून, फिर एक मशीन होती है जो खून को प्लाज्मा से अलग करती है, प्लाज्मा को अलग कर देगी। वो प्लाज्मा उस इंसान को चढ़ा दिया जाएगा जिसको जरूरत है, खून वापस मेरे बॉडी में आ जाएगा। और इसीलिए हमारे भारत देश का सबसे पहला प्लाज्मा डोनेशन बैंक बनाया गया था। जैसे ब्लड बैंक होती है वैसे प्लाज्मा बैंक बनाया गया था दिल्ली में। ठीक है बच्चों, तो हमारी प्लाज्मा का एक काम होता है एंटीबॉडीज बनाना।
अब ये एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन सी प्लाज्मा की प्रोटीन करती है? तो प्यारे बच्चों, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो मैंने लिखाया है पिछली स्लाइड में, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम करता है। और मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकती हूं कि एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज का काम होता है हमारे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना, इम्यूनिटी इंक्रीज करना। इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये कह सकती हूं कि प्लाज्मा हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है? यस मैम, कह दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह दूं? जी मैम कह दो। ठीक है, हाँ जी मैम। दो काम प्लाज्मा के। तीसरा काम प्लाज्मा का सुनो। तीसरा काम प्लाज्मा का होता है, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है प्लाज्मा। अब मैम, ये ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना क्या होता है? चलिए समझते हैं। कभी कभी आपको चोट लगती है, चोट लगने से आपकी ब्लड वेसल्स कट जाती हैं, फट जाती हैं, तो आपके शरीर से बाहर खून निकलता है, जिसको ब्लीडिंग होना कहते हैं हम। ब्लीडिंग होगी 3-4 मिनट, 3-4 मिनट के बाद ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि बेटा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जहां पर चोट लगी थी उस हिस्से पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। खून के बहाव को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जिस जगह चोट लगी है उस जगह जो केमिकल प्रोसेस होती है, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसको आप क्या कहते हो? ब्लड क्लॉटिंग कहते हो, रक्त का थक्का जमना कहते हो। अगर किसी इंसान के रक्त का थक्का नहीं जमा है, ब्लड का क्लॉट नहीं हुआ है, तो उसकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, खून बहुत सारा निकल जाता है, एक छोटा सा कट और बहुत सारा खून उसके शरीर से बाहर बहने लग जाता है। तो बताओ बच्चों, अगर एग्जामिनर पूछ ले क्या प्लाज्मा ब्लड का क्लॉट करवा सकता है, आप कहोगे यस, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। क्यों करता है प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग? क्योंकि प्लाज्मा के पास ब्लड क्लॉटिंग करवाने वाले 2 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन हैं? नंबर 1 पे लिखेंगे थ्रोम्बीन प्रोटीन। और दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाता है उसको आप फाइब्रिनोजन प्रोटीन और हिंदी में फिब्रिनोजन कहा जाता है। ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन होते हैं। सुनो, ये वाला जो है वो रक्त का थक्का जमाने वाला मेन प्रोटीन है, मुख्य प्रोटीन है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? आंसर क्या करके आओगे? फाइब्रिनोजन। लिख डालो नोट बना के। नोट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नोट बना के लिखो, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। फिब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। नोट्स में भी आपको नोट में लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लिया एग्जामिनर ने, किस प्रोटीन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा? तो फिब्रिनोजन प्रोटीन। आगे बात समझ में? अब ये ब्लड का क्लॉट होता कैसे है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल नहीं। तो हमारे प्लाज्मा ने 3 काम कर दिए। जी हाँ मैम। अब आओ चौथा काम प्लाज्मा का, जो इस साल ग्रुप डी 2025 में पूछा। तो लिखिए, इट इज हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ, आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड CO2 गैस। यह हमारे खून से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ
और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम करता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ और CO2 गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाने का काम करता है, को हटाने का काम करता है, हटाने का काम करता है। प्लाज्मा क्या करता है बच्चों? ये हमारे खून में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट और CO2 को हटाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे बॉडी में बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती है, तो उसे हमारे खून से हटाने का काम और हमारे खून में कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ फॉर एग्जाम्पल यूरिया, इनको हटाने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। ये 4 काम क्या आपको समझ में आए प्लाज्मा के? जी मैम। चलो 5वां काम और लिख दो। 5 काम करता है प्लाज्मा, तो 5th नंबर वाला और लिख देती हूं। इट इज हेल्पफुल इन बैलेंसिंग ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, या इट मेंटेन्स, कैसे भी लिख दो आप, इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। अच्छा, कमेंट करके बताना ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है? जल्दी से, कितनी होती है हमारे ब्लड के पीएच का मान? 7.45। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था 7.45 का मतलब है 7.45, तो हटा तो आगे वाला, इतना ही रहना चाहिए। खून के पीएच का मान ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, दोनों ही गड़बड़ है। तो बेटा ब्लड के पीएच के मान को मेंटेन रखने में काम एक तो प्लाज्मा और एक किडनी करते हैं। तो फिलहाल हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो हम प्लाज्मा की बात करेंगे बेटा। तो लिख दो हिंदी में, यह रक्त के पीएच के मान पर संतुलन बनाए रखता है। रक्त के पीएच के मान पर संतुलन बनाए रखना यानी उसको मेंटेन करने का काम करता है कि भैया रक्त का पीएच इतना ही रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये प्लाज्मा के 5 काम पढ़ाए हैं, 5 एग्जाम में आते हैं। ये वाला ग्रुप डी 2025 में पूछा। मैंने यूट्यूब पे इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट्स भी बना के डाला था अभी परसों नरसों, कि बेटा परसों नहीं कल ही बना के डाला था कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये आया इस साल, ये बहुत बार रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आ गया है। तो बताइए प्लाज्मा का काम क्या है? क्या अब अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आ गया तो आप अटक जाओगे क्या? नहीं मैम। प्लाज्मा का काम ऑस्मो रेगुलेशन, प्लाज्मा का काम एंटीबॉडीज बनाना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, हमारे खून में से अपशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम, और यह हमारे खून के पीएच के मान को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये 5 काम आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। हाँ जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? सबसे पहले ये बताओ, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगी ना बेटा कि आपके दिमाग में साइंस छप जाएगा एकदम। इसके बाद आपको साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है किसी भी बैच से। लेकिन बेटा एक बार ऐसा पढ़ लेना कि इसके बाद कभी जरूरत ना महसूस हो आपको पढ़ने की, बस। और मेरे कहने पे एक बार नोट्स अपने हाथ से बना लो बेटा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये लिखी हुई चीजों को ज्यादा जल्दी परमानेंट मेमोरी में डालता है। इसलिए कहते हैं हमेशा हैंड रिटन नोट्स। अगर आप किसी भी आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू सुनोगे ना, उससे पूछा जाता है इंटरव्यू में आपने पढ़ाई कैसे करी, तो वो हमेशा कहता है मैं अपने नोट्स खुद से बनाता था। मैंने 6 महीने में कम से कम 50 रजिस्टर भर दिए थे नोट्स बना बना के। और उनके नोट्स कितने वायरल होते हैं बाद में, कितने नोट्स उनके महंगे भी बिकते हैं, आपने देखा होगा। तो वो बिल्कुल एकदम सत्य बात है बेटा। एक चीज आप सब सुन रहे हो ऐसे ही, मैम ने पीडीएफ, देखो मेरा काम तो पीडीएफ देना है, मैं पीडीएफ कंप्लीट बायोलॉजी की पीडीएफ अपलोड करवा चुकी हूँ। मैं ये बोर्ड वाली पीडीएफ डेली डेट वाइज डलवा रही हूँ। ये पहला बैच है मेरा, मैंने न जाने कितने बैच पढ़ाए होंगे, 100 से ऊपर साइंस स्पेशल पढ़ा दिए मैंने, आपको पता है। लेकिन इन सारे साइंस स्पेशल में पहला बैच मेरा ऐसा है जिसमें मैं एक क्लास की पीएनजी भी डलवा रही हूँ। अदरवाइज मैं बच्चे बोल बोल के रह जाते हैं, मैं डलवाती नहीं हूँ, ताकि वो खुद से नोट्स बनाए।
अब आपको मैं पीएनजी डलवा रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स ना बनाओ, नहीं बेटा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि खुद के नोट्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। कितनी पीडीएफ धरी रह जाएंगी फोन में, है ना, और कितनी किताबें, कितनी नोट्स खरीद लो, धरे रह जाते हैं बेटा। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, लास्ट में अपने ही हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, मैंने भी जब पढ़ाई करी थी, चाहे मैंने वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया था, चाहे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया था, सब में मैं खुद के नोट्स बनाती थी। इनफैक्ट जब मैंने अपना टीचिंग कैरियर शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तब भी मैंने नोट्स अपने खुद से बनाए थे। आज भी मैं कोई नई चीज सीखती हूं तो मैं उसको नोट्स अपने खुद से नोट्स बना के उस चीज को सीखने की कोशिश करती हूँ। ऐसा थोड़ी है मुझे सारी साइंस आती है ना बेटा, मुझे तो 1-2% बायोलॉजी, 1-2% केमिस्ट्री आता है, सारा थोड़ी ना आता है मुझे, है ना, ऐसा थोड़ी है। तो मैं भी सीखती रहती हूँ। चलिए, तो ये प्लाज्मा के 5 काम हैं। अब जरा सुनो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। प्लाज्मा कितने % में होता है, प्लाज्मा कैसा हिस्सा है, प्लाज्मा का कलर कैसा है, उसके बाद आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि प्लाज्मा का कलर किस पिगमेंट की वजह से है, प्लाज्मा में पानी कितना % है, प्रोटीन कितना % है, कौन कौन से प्रोटीन है, वो मेन प्रोटीन कौन सा है जो रक्त का थक्का जमाता है, प्लाज्मा में और क्या क्या पाया जाता है। ये आप पूछेगा आपसे एग्जामिनर, आखिर ये प्लाज्मा करता क्या है काम, तो इन 5 में से कोई ना कोई ऑप्शन में एक काम होगा। ये आपका प्लाज्मा कंप्लीट होता है यहां पे। ठीक है जी मैम। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में नोट डालकर 2 चीजें लिखवा रही हूं, बहुत ढंग से समझ लेना, इसके बाद आपको नहीं समझाया जाएगा। सुनो, जब आप खून में से, बहुत ध्यान से समझना, खून में से आरबीसी हटा देते हो, ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा। खून में से आरबीसी हटा दो तो प्लाज्मा बचा। अब मैंने कहा खून में कितने प्रकार की सेल्स हैं, मैम खून में 3 प्रकार की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और मैंने कहा खून में से जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में से आरबीसी हटा दो तो प्लाज्मा, खून में से आरबीसी हटा दिया, बचा हुआ पार्ट प्लाज्मा है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं प्लाज्मा में कौन से प्रकार की ब्लड सेल्स नहीं होती, तो आरबीसी नहीं होती है। कौन कौन सी होती है, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ये लो, और इसी चीज को मैंने शॉर्ट करके आपको पढ़ा दिया, ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा। तो एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे प्लाज्मा में कौन सी सेल्स नहीं होती हैं, कौन सी होती हैं। अरे भैया, अगर प्लाज्मा में आरबीसी होता तो प्लाज्मा पीला थोड़ी ना लाल होता, है ना। अब दूसरा पॉइंट सुनो, जब आप प्लाज्मा में से प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दो, प्लाज्मा में से आपने फाइब्रिनोजन प्रोटीन अलग कर दिया तो इसे कहा जाता है सीरम। याद है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे कौन सा वैक्सीन बनाया था, इंडिया में जो वैक्सीन कोरोना के लिए बना था वो कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। ये लो, 2 बातें याद रखनी है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है। सीरम हमारे खून का वो हिस्सा है जिसमें फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन नहीं होती है, और यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो ब्लड का क्लोट करवाने वाला मुख्य प्रोटीन है। तो क्या मैं ये कह दूं कि सीरम वो हिस्सा होता है हमारे खून का जो ब्लड क्लोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है? यस मैम कह दो। क्यों? क्योंकि सीरम के पास क्या नहीं है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं है। ये लो, ये लो, आई मेरी बात समझ में? हाँ जी मैम। तो ये दोनों पॉइंट से 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों बता दिए कैसे बनेंगे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो हमारे खून का प्लाज्मा वाला हिस्सा हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। आज बस इतनी ही क्लास रखेंगे बिकॉज आज मेरा एक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, मुझे सीए के पास जाना है, मैंने टाइम दे रखा है उन लोगों को थोड़ा सा, इसलिए, और टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो आज मैंने क्लास थोड़ी सी छोटी क्लास छोड़ दी है मैंने, तो उसके कोई बात नहीं, कल थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे बिकॉज मुझे सीए के पास जाना है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, केवाईसी, उसके लिए जाना है बेटा। ओके बच्चों, अब फटाक से अपने डाउट पूछो, किस भाई बंधु को क्या डाउट है मेरे से वो पूछो जल्दी से। हाँ, डाउट आ रहा है इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, याद रखना। अगर डाउट नहीं आया है इसका मतलब भैया तुम
पढ़ ही नहीं रहे हो। डाउट आना अच्छी बात है, तो जल्दी से बताओ किसको क्या डाउट है, मेरे से पूछिए फटाक से। और डाउट क्लास में अलग से भी लूंगी मैं, कितनी बार बताऊं आपको, जब मुझे लगेगा जिस दिन की बच्चों के डाउट ज्यादा हो गए हैं उस दिन हम बिल्कुल आपके डाउट क्लास लेंगे। मजा आ रहा है आपको हमारी एप्लीकेशन पे टीम से जुड़कर? बढ़िया, आप साइंस पढ़ रहे हैं, क्या शानदार तरीके से सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और क्या मैथ्स पढ़ रहे हो, क्या रीजनिंग पढ़ रहे हो। अब भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बेटा आप में ही कमी है, आपकी तैयारी में ही कमी है, राइट। एक टीचर, एक बहुत शानदार लाइन बताती हूं, एक टीचर ज्यादा मेहनत इसलिए करता है कि उसके बच्चों को कम मेहनत करनी पड़े। तो मैं आपके लिए इस तरीके से कंटेंट बना के तैयार, जो जो चीजें मुझे नहीं ऐड करनी थी सब इस बैच में ऐड कर दी है मैंने, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े। कोई भी ऐसा चैप्टर ना हो जिसके लिए आपको भटकना पड़े यूट्यूब पर, या आपको किसी भी किताब की खरीदने की जरूरत पड़े आपको। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप बुक लीजिए, मैं कभी मना नहीं करूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी आज की क्लास है। कोई डाउट नहीं है तो भैया बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमसे जुड़कर तो प्लीज अपने आसपास के बच्चों को भी बताइए थोड़ा सा, कितने अच्छे से क्लास चल रही है। जब बैच नहीं आता है तो मैम कब आएगा साइंस स्पेशल बैच, कब आएगा साइंस स्पेशल बैच। हाँ, कुछ भूले भटके बच्चे हैं जिनको अभी भी पता नहीं है, तो उनको आप बता दीजिए, इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए। ये मेरा दावा है बेटा कि अगले 3 से 4 महीने में आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग, और साइंस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। ये आपको पीएनजी आपके क्लास बैच में अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल हम आरबीसी कंप्लीट कर लेंगे, डब्ल्यूबीसी बड़ा है, आधा हो जाएगा कल। परसों हमारा ब्लड के कंपोनेंट्स ये वाला हिस्सा खत्म, ब्लड का एक पार्ट खत्म। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।